गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ रही है मेरी वॉइस सबको? गुड मॉर्निंग मैम। आ रही है मैम। गुड मॉर्निंग। अच्छा, लास्ट टाइम हमने क्या किया गुड था? मॉर्निंग मैम। मैम सेल्फ इंडक्शन कर लिया था। सेल्फ इंडक्शन। ओके, लास्ट टाइम ना हमने लेंज लॉ किया था। हम देख रहे थे कि ईएमएफ जो इंड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। उसमें हमने दो केसेस किए थे, थर्ड करेंगे। अब मैं दो केसेस भी एक बार रिपीट कर देती हूँ कि क्या होते हैं। ठीक है, हमने लास्ट टाइम लेंज लॉ किया था। ठीक है, लेंज लॉ क्या बताता है? लेंज लॉ हमें बताता है कि ईएमएफ की डायरेक्शन क्या करेगी, किसको अपोज करेगी, उसके कॉज को अपोज करेगी। अब ये उसके कॉज को कैसे अपोज करेगी? जैसे फर्स्ट केस क्या था, ये वायर है, ये एक इनफाइनाइट वायर है। वैसे आज तो नहीं हो रहा ब्लर स्क्रीन? नो मैम। नो मैम। ओके, तो देखो, अब हमारे पास क्या है, एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। अब एक मैंने उसके ऊपर रिंग रख दी, एक इसके ऊपर मैंने क्या रख दी, रिंग रख दी। ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। अब हम मान लेते हैं कि ये वेरिंग करंट है और ये करंट डिक्रीज कर रहा है। ये टाइम के साथ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब अगर आप इसको देखोगे, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई और वो टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। अगर आप t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे देखोगे तो इसमें मान लो करंट कितना था, 10। अगर आप t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे देखोगे, इसमें करंट कितना हो गया, 9। t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे देखा तो कितना हो गया, 8। तो ये क्या कर रहा है, टाइम के साथ करंट डिक्रीज कर रहा है। अब अगर टाइम के साथ करंट इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा? अब पहली चीज, इसमें अगर वेरिंग करंट है तो इसमें क्या हो जाएगी, ईएमएफ आ जाएगी। ठीक है, अगर इसमें वेरिंग करंट है तो इसमें ईएमएफ आ जाएगी। क्यों ईएमएफ क्यों आने वाली है? क्योंकि ईएमएफ किसके इक्वल होती है, माइनस डी फाई बाई डी टी। ईएमएफ किसके इक्वल होती है, माइनस डी फाई बाई डी टी। अगर कभी भी फ्लक्स चेंज हो रही होगी तो ईएमएफ आ जाएगी, इंड्यूस करंट आ जाएगा। अब यहाँ पे फ्लक्स कैसे चेंज हो रही है? ठीक है, देखो ये ऐसा केस है कि यहाँ पे एक वायर है, यहाँ पे एक वायर है इस डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब ऐसे है, ये वायर है इस डायरेक्शन में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ऐसे बाहर की तरफ निकल के आएंगी। ठीक है, अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकल के आएंगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें, फील्ड आ रही है बाहर की तरफ, ये आ रहा है आउट ऑफ पोल। अब पहले इसमें से 10 लाइंस पास हो रही थी, पहले इसमें से 10 लाइंस पास हो रही थी। ठीक है, फिर जैसे करंट 9 हो गया, इसमें से 9 लाइंस पास होके निकल रही है, पर इसमें से 8 लाइंस पास होके निकल रही है। तो क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज ही हो रही है ना। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स क्या होती है, इस एरिया में से, इस सरफेस में से कितनी फील्ड लाइंस पास होके जाएगी उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स हमारी क्या होगी, चेंज होगी। अब फ्लक्स चेंज तो हो रही है, ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पहले 10 लाइन पास होके जा रही थी, फिर 9 हो गई, फिर 8 हो गई, तो ऐसे करके इसमें से फ्लक्स चेंज हो रही है। बट इस रिंग को ये चीज मंजूर नहीं है, यूनिवर्स को ये चीज मंजूर नहीं है। वो क्या चाहता है कि मैं अपनी स्टेबल पोजीशन में रहूं। ठीक है, नेचर का रूल है, हर एक चीज अपनी स्टेबल पोजीशन में रहना चाहती है। अगर वो अपनी स्टेबल पोजीशन में रहना चाहती है तो ये क्या चाहेगा कि जो स्टार्टिंग में इसके पास 10 था, इसमें से 10 फील्ड लाइंस पास हो रही थी, वही 10 फील्ड लाइंस पास होनी चाहिए। तो ये क्या करेगा, अपने अंदर एक करंट बनाएगा। ठीक है, अपने अंदर एक करंट बनाएगा। करंट किस डायरेक्शन में बनाएगा, अगर ये 9 कर रहा है ना बाहर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ ही एक बना देगा। अब यहाँ पे हो गया 8, ऐसे है, इसको आउट ऑफ बोर्ड मानना। अगर 8 हुआ तो इसने अपने अंदर करंट फ्लो करवा के 2 और बना लिया, टोटल कितना कर लिया, 10।
अगर इसके पास 7 फील्ड लाइन इससे पास हो रही है तो अपने अंदर ये 3 बनाएगा तो कितना कर लेगा 10। तो उस चीज को वो मेंटेन करेगा, ठीक है। जो यूनिवर्स का लॉ है उसको वो मेंटेन करेगा। तो इसका भी करंट ऐसे फ्लो होगा, इसका भी करंट, देखो इसका करंट ऐसे ही बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है। इसका बाहर की तरफ निकल रहा है करंट, इसका भी देखो ऐसी है, करंट ऐसी फ्लो कर रहा है तो इसका भी बाहर की तरफ निकलेगा। तो दोनों की डायरेक्शन सेम आएगी। तो मैंने ये चीज लास्ट टाइम भी बोली थी कि जरूरी नहीं है ईएमएफ की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट आए, उसके पैरेलल भी आ सकती है, सेम डायरेक्शन में भी हो सकती है, ठीक है। बस उसने क्या करना है, उसकी कॉज को फोर्स करना है कि जिस वजह से फील्ड बनी, जिस वजह से उसमें फ्लक्स आई है, ठीक है, उसको क्या कर सके, वो अपोज कर सके, ठीक है। अब क्योंकि कॉज को अपोज करने का क्या मतलब हुआ, ये डिक्रीज कर रहा है उसको, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये तो यहाँ पे ईएमएफ आई है, इस मैग्नेटिक फील्ड की चेंज होने की वजह से यहाँ पे ईएमएफ आई है। बट इसने क्या किया, ईएमएफ किस डायरेक्शन में ये ले आया, ये उस डायरेक्शन में ले आया, इसे डिक्रीज को अपोज कर दिया, इसे डिक्रीज को क्या कर दिया, अपोज कर दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसने सिर्फ इसके अपने कॉज को क्या कर दिया, अपोज कर दिया, ठीक है। तो अगर करंट डिक्रीज करेगा तो इसी डायरेक्शन में बना के उसको बैलेंस करता रहेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? लास्ट टाइम स्क्रीन ब्लर थी इस पर, इसलिए मैंने रिपीट कर दिया ये चीज। हाँ जी, क्लियर है सबको? यस मैम। अब उसके बाद आओ नेक्स्ट चीज, अगर करंट इंक्रीज कर रहा हो, अगर करंट इंक्रीज कर रहा हो, इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इंक्रीज करने मतलब t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे 10 था, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे 11 हो गया, t इज इक्वल टू 2 पे 12 हो गया, t इज इक्वल टू 3 पे 13 हो गया। तो ये क्या कर रहा है, टाइम के साथ ही इंक्रीज होता जा रहा है। अब अगर इंक्रीज हो रहा है, इसके ऊपर एक रिंग पड़ी है, अगर रिंग पड़ी है, पहले 10 लाइन पास हुई, फिर 11 पास हुई, फिर 12, फिर 13, तो ऐसे करके क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रही है, ठीक है। ऐसे करके हमारे पास फ्लक्स क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अगर फ्लक्स चेंज हो रही है तो ईएमएफ आ जाएगी। बट अब ईएमएफ किस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। अब इसने क्या करना है, अपना ये मेंटेन करना है, जितना इसका स्टार्टिंग में था उतना क्या करना है, मेंटेन करना है। मेंटेन कैसे करेगा, ठीक है, मेंटेन इसको कैसे करेगा, इसकी वजह से करंट इस तरफ है, इसकी वजह से करंट जा रहा है बाहर की तरफ, ठीक है, इसकी वजह से करंट जा रहा है बाहर की तरफ। तो अगर आप देखोगे, पहले 10 था, बाहर की तरफ फील्ड 10 है, फिर हो गई 11। अब इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा, इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा, हाँ जी, इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा, इसको बैलेंस किया जाएगा 11 को कि मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक ले आऊं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 11 माइनस 1 10 हो जाएगा। अगर ऐसे ही इस तरफ पहले है तो मैं इस डायरेक्शन में ले आऊंगी तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। ऐसे ही करेंगे ना, तो हमने क्या करना है, उसकी ऑपोजिट फील्ड लगानी पड़ेगी, मुझे ऑपोजिट फील्ड बनानी पड़ेगी, तब जाके ये एक दूसरे के साथ बैलेंस करेंगे। तो अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो इसके कॉज को अपोज करेगा, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ईएमएफ है वो इस डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में जाएगी तो फील्ड क्या है, अंदर की तरफ है, ठीक है। फील्ड क्या है, अंदर की तरफ है। इन सब की डायरेक्शन बनाने के लिए ना आपके हाथ चलने चाहिए, चाहे आप ऑनलाइन बैठे हो चाहे आप ऑफलाइन बैठे हो। जब तक आपके हाथ ही ना चलेंगे ईडी में तो कुछ समझ में नहीं आ सकता। तो अपने हाथ चलाओ, इसकी डायरेक्शन चेक करो कैसे आ रही है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन आ रही है इनवर्ड, ठीक है, और इसकी वजह से क्या कर रही थी, बाहर की तरफ, तो ये क्या कर देगा, उसको अपोज कर देगा। तो अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज करने के लिए क्या करेगा, उसको अपोजिट डायरेक्शन में बना लेगा, ठीक है। तो ये केस थे जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड केस पे।
मैम वैसे अगर देखा जाए तो करंट अगर हमारा राइट साइड को जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, और मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन आउटवर्ड होगी तो करंट फिर भी उसी साइड में नहीं जाना चाहिए। सेकंड साइड, केस में, सेकंड केस में किस साइड जाना चाहिए? जिस साइड में वो वायर का करंट जा रहा है। ये था, अब बोल रहे ये होना चाहिए। हाँ जी मैम। तो फिर तो दोनों, इसकी वजह से भी बाहर की तरफ, इसकी वजह से भी बाहर की तरफ, तो ज्यादा बनती जाएगी ना फील्ड। वो तो बनेगी तो मैम ऐसे ज्यादा, पर हम फिर अगर डायरेक्शन ले रहे हैं हम ऐसे ही करते हैं ना, मतलब कि अगर करंट के अराउंड कर्ल करता है मैग्नेटिक फील्ड। अब उसका ना वो नहीं समझे अंदर। आप पहले वो समझो कि ईएमएफ बनी किस वजह से है, पहले ये बताओ। वो तो बेरिंग करंट की वजह से बनी है ना मैम। हाँ, अगर करंट वेरी कर रहा था उसको मेंटेन करने के लिए कि हाँ अगर वो इंक्रीज होगा तो ईएमएफ उसको डिक्रीज कर देगी, अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो उसको इंक्रीज कर देगी वो। अगर करंट चेंज ही नहीं हो रहा तो ईएमएफ भी जीरो होती है। सिर्फ जो चेंजेस आ रहे हैं उसको मेंटेन करने के लिए। हाँ जी मैम वो तो ठीक है, बट डायरेक्शन तो हम ऐसे ही लेते हैं ना, मतलब कि करंट के अराउंड कर्व करता है मैग्नेटिक फील्ड। हाँ जी, बिल्कुल करता है। ठीक है, तो उसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलेंगी, वो ऊपर वाली वायर में से पास होंगी। हम्म, वो भी तो मतलब कि उसी डायरेक्शन में होंगी ना, आउटवर्ड ही आएंगी। इसकी वजह से, नीचे वाली वायर की वजह से मैम इसकी आउटवर्ड वजह जाएंगी। से तो आउटपुट निकलेंगी। हाँ जी, इसी तरह ऊपर हम्म वाली वायर में से आउटवर्ड भी आएंगी, हम्म। क्योंकि नंबर फिर ऑफ लाइंस इसने ऐसे पास करेंगी ना। फिर इसने क्या किया? कम किया, क्या किया उसको? बैलेंस किया इसने? नहीं मैम बैलेंस तो नहीं किया। हम्म हमें बैलेंस करना है। लेंज लॉ की एक ही चीज मैंने बार बार चीज रिपीट कर रही हूँ कि इसके कॉज को अपोज करना है इसने। कॉज को अपोज करने का, इसको कॉज किसने बनाया है? इसको इस करंट ने बनाया है, इस बेरिंग करंट ने बनाया है। अगर ये इंक्रीज करेगा, इसकी वजह से जो फील्ड अगर इंक्रीज करेगी तो ये डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, करंट की डायरेक्शन ऐसे रहेगी अपोजिट। अगर ये डिक्रीज करेगा तो ये इसको इंक्रीज कर मैम देगा। वो तो समझ आ गया, बट अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो वो कैसे हाँ होगा, जी, तो ये डायरेक्शन कैसे आएगी। इनवर्ट डायरेक्शन हाँ जी। आ जाती है, करंट फ्लो कर जाता है ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में। आपने इसमें इसके एक्सपेरिमेंट नहीं किए किसी ने भी? नहीं मैम। हमने की, एमएससी में किए हैं हमने। ये वो पूरा फ्लक्स वाला चैप्टर था वो किया है हमने हमने अपने एमएस एमएससी टाइम में। हमने एमएससी नहीं की मैम, केमिस्ट्री की एमएससी है। चलो कोई बात नहीं, आपको ना कोई यूट्यूब पे दिखाऊंगी कोई वीडियो सर्च करके कि जहाँ पे ये आपको वो दिखाएं, प्रैक्टिकली थोड़ा सा दिखाएं ये चीज कैसे होती है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब थर्ड केस है। एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है बट अब करंट चेंज नहीं कर रहा। अब करंट चेंज नहीं कर रहा। यहाँ पे एक लूप रखी है मैंने ऊपर, तो बी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रही है। अब मुझे बताओ क्या इसमें करंट फ्लो करेगा? ईएमएफ आएगी? एक सिचुएशन क्या है कि ये एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, अब करंट वेरी नहीं कर रहा, करंट कांस्टेंट है, कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है। अब उसके एक ऊपर लूप है जो बी वेलोसिटी से दूर जा रही है इससे, ठीक है। क्या इसमें ईएमएफ आएगी? क्या यस मैम। इसमें कांस्टेंट होगी आएगी? तो। क्या आएगी बोला? मैडम, आएगी, चेंज होगी। क्यों आएगी? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, दूर जानते इंटेंसिटी घटी जाऊगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फ्लक्स चेंज हो रही है, ठीक है, फ्लक्स चेंज हो रही है तो ईएमएफ आ जाएगी। फ्लक्स कैसे चेंज हो रही है? देखो पहले इसके पास था, पहले ये वाली लूप इसके पास थी, अब इससे अगर दूर जा रही है तो फील्ड लाइन उतनी इसमें से कम पास होने लग जाएंगी ना। पहले तो यहाँ पे 10 हो रही थी,
फिर 9A ऐसे करके क्या होगी, डिक्रीज होती जाएंगी फील्ड लाइंस। तो इसकी वजह से अगर फील्ड लाइंस डिक्रीज कर रही है तो ये क्या करेगा, उनको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। अब बताओ डायरेक्शन कहाँ पे, किस डायरेक्शन में होगी ईएमएफ प्रोड्यूस। हाँ जी, जो यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, सोच के बताना सभी ने। मतलब अगर आपने ये बता दिया तो समझ गए, आपको आ गया समझ। उसी डायरेक्शन में होगा मैम, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। बाकियों का क्या कहना है। एंटी क्लॉकवाइज मैडम। दो ही बोले हैं, आप बाकी बोलो। मैम सेम ही होगा, सेम डायरेक्शन में। बाकी भी सोचो जल्दी से क्या होगा। तो इसकी इसकी वजह से जो फील्ड है वो बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। इसने क्या करना है, इसको इंक्रीज करना है, इंड्यूस करने। तो इसकी भी फील्ड बाहर की तरफ आनी चाहिए, फिर ऐसे जो इंड्यूस करंट है वो ऐसे जाएगा। पेपर में डायरेक्शन पे ही मोस्टली क्वेश्चन बन जाते हैं, पेपर में डायरेक्शन पे ही क्वेश्चन बन जाते हैं मोस्टली, तो उसका ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हमारे पास, अच्छा ये तो लेंज लॉ था। हमने लास्ट टाइम कौन सी चीजें की थी, एक तो मेरे को लगता है आपको ईएमएफ करवाई है, ईएमएफ का फॉर्मूला ये करवाया है, और फाई की वैल्यू होती है बी इंटू डी एस, ठीक है। और आपको क्या करवाया था, फैराडे लॉ। हाँ जी, फैराडे लॉ। ये क्या था, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस करली बी बाई करली टी। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या बना देती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना देती है। और हमने एक तो लेंज लॉ किया था, और किया था हमने लास्ट टाइम सॉल्व। मैम म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी किया था। सेल्फ इंडक्टेंस। फाई की वैल्यू एल आई, या फिर फाई की वैल्यू यहाँ पे एम आई। ये आता है सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, और ये आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए। ये किया था हमने लास्ट टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे हमने चीज की थी कि अगर आपको फ्लक्स चाहिए, अगर आपको सॉरी ईएमएफ चाहिए, तो जो वेरिंग करंट क्या है, वो वेरिंग होना चाहिए। करंट क्या है, वो वेरिंग होना चाहिए। अच्छा, ये तो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। अब हम एम्पियर लॉ से ही एम्पियर लॉ की मॉडिफिकेशन किया था। लास्ट टाइम हमने डेल क्रॉस ई को मॉडिफाई कर दिया था, जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में डेल क्रॉस ई को जीरो मान के चल रहे थे, अभी हमने उसको मॉडिफाई कर दिया था लास्ट लेक्चर में। अभी हम एम्पियर्स लॉ को भी मॉडिफाई करने वाले हैं। अब वो कैसे, एम्पियर्स लॉ था। मैम एक क्वेश्चन पूछना था। मैम आपने कहा कि जब हमें ईएमएफ चाहिए तो हमें करंट वेरिंग चाहिए, बट जो लास्ट केस है इसमें करंट तो कांस्टेंट है बट वेलोसिटी मतलब दूर जा रहा है या पास आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आ यहाँ रहा पे है, तो फिर फ्लक्स चेंज हो रही है, आपको करंट तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो यहाँ पे फ्लक्स चेंज कर गई, हाँ जी मैम। ठीक है। यहाँ पे फ्लक्स चेंज कर गई, तो अगर फ्लक्स चेंज कर गई तो ईएमएफ आ जाएगी। ठीक है मैम। आपको करंट तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। अब पहली चीज, ये आपने क्यों लगाया, ठीक है। ये आपने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स करंट की वजह से चेंज नहीं कर रहा है, तो मैंने इसको करंट की टर्म में नहीं लिखा। अगर करंट की टर्म में नहीं लिखा तो मुझे यहाँ पे पाई का पाई ही रखा। पाई किसी वजह से चेंज हो रहा है, चाहे वेलोसिटी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, ठीक है, बट
फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ आ जाएगी। ठीक है, हाँ जी मैम, ठीक है, समझ आ गया मैम। डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, ये हमारे पास एम्पियर्स लॉ था। ठीक है, ये हमारे पास एम्पियर्स लॉ था। अगर हमने इसकी इंटीग्रल फॉर्म लिखनी हो, अगर इसकी इंटीग्रल फॉर्म लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे? हम बोथ साइड सरफेस इंटीग्रेशन ले लेंगे, बोथ साइड सरफेस इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या बनेगा? ये ले ली क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन म्यू नॉट। अब आप देखो इस पे कौन सी थ्योरम अप्लाई हो सकती है? बताओ इस पे कौन सी थ्योरम अप्लाई? स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम का क्या रिजल्ट निकल के आएगा? क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डाइवर्जेंस कर्ल है। बी डॉट डीएल है। और भी कोई हो? हंसती। ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम में और कर्ल हो जाएगा बी का। वॉल्यूम से हम जाते हैं क्लोज सरफेस पे, क्लोज सरफेस से हम क्लोज लाइन पे जाते हैं, क्लोज लाइन से हम पॉइंट्स पे जाते हैं। तो ये क्या है? क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस मींस स्टोक्स थ्योरम है। स्टोक्स थ्योरम से हम कहां पे आएंगे? लाइन इंटीग्रेशन पे। तो बी इंटू डीएल हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब ये क्या होता है? ये होता है करंट। ये करंट कैसे होता है? आपको पता है जे, ये होता है जे होता है आई बाय ए। तो यहां से आई निकल आया। अगर मैं यहाँ पे देखो स्मॉल एरिया की बात करूं, इसमें स्मॉल करंट फ्लो कर रहा है डी आई। ठीक है, हमारे पास जे क्या होता है? चार्ज डेंसिटी, वो होता है करंट पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे अगर मैं स्मॉल एरिया की बात करूं, उसमें स्मॉल करंट फ्लो कर रहा है कितना? डी आई। तो यहाँ से डी आई की वैल्यू निकल आएगी जे। फाइंड करना चाहते हो तो क्लोज सरफेस है तो यहाँ पे आई इनक्लोज आ जाएगा। कि इस सरफेस को जो इस सरफेस में जो करंट इनक्लोज है वो आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आ जाएगा आई इनक्लोज। ये हो गई इंटीग्रल फॉर्म। ये हो गई है इसकी इंटीग्रल फॉर्म। अब इंटीग्रल फॉर्म हमने अप्लाई करनी है एक केस पे। केस कौन सा है? केस देखो, एक कैपेसिटर है, ये ऐसे जुड़ा है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, ये लगा हुआ है। ये क्या है? एक बैटरी है और ये क्या है? कैपेसिटर है, जिसकी कैपेसिटेंस क्या है? सी है। अगर हमने इस पे एम्पियर लॉ लगाना हो, मैं एक मिनट देख लीजिए प्रॉब्लम है। यही है। ठीक है, अगर हमने करंट फाइंड करना हो कितना इसके क्रॉस, सर्किट के क्रॉस करंट कितना होगा, वो हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ। ठीक है, इसमें सर्किट में टोटल कितना करंट फ्लो होगा वो मैं फाइंड कर सकती हूँ बाय यूजिंग दिस एम्पियर्स लॉ। अब कैसे फाइंड करेंगे? हमने किया था कि एम्पियर लॉ में क्या होता है? एम्पियर लॉ में क्या होता है? आपको एक एम्पियर लूप बनानी पड़ती है। हमें एक एम्पियर लूप बनानी पड़ती है। तो अगर मैं लूप बना लूं ऐसे, ये बना ली लूप, ये बना ली मैंने एक लूप। अगर ये बना ली लूप तो यहाँ पे क्या होएगा? बी डीएल क्या होगा? इस लूप का एरिया, मतलब इस लूप की लेंथ हो जाएगी, इसको हम मान लेते हैं एल। मींस टोटल 2 पाई आर, अगर इसका रेडियस आर हो जाएगा
तो मैं उसको नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ इतना लिख रही हूँ बी इंटू, तो टोटल इस लूप की लेंथ हो जाएगी एल, और इस तरफ हो जाएगा म्यू नॉट करंट इनक्लोज, यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज। ठीक है, अगर तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी निकल आई या फिर करंट इनक्लोज की वैल्यू इतनी निकल आई। अगर आपने देखना हो, ठीक है, या तो आपने देखना हो कि सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, या फिर अगर आपने ये देखना हो कि इस पूरे सर्किट में, ठीक है, क्योंकि इस बैटरी की वजह से करंट फ्लो होगा, अगर करंट फ्लो हुआ तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड आई। ठीक है, दो क्वेश्चन बन सकते हैं, तो करंट पूछा जा सकता है, या फिर इस करंट की, इस बैटरी की वजह से करंट फ्लो होगा, तो करंट फ्लो हुआ तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनी। ठीक है, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ। तो मैंने देखो निकाल ली, बी इंटू डीएल हो जाएगा म्यू नॉट आई इनक्लोज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई इनक्लोज बाय एल, ये आ गई। अब आप एक चीज देखो, ये मैंने लूप बनाई थी ऐसे, ठीक है, इसमें करंट इनक्लोज कर पा रहा था, क्योंकि करंट ऐसे जाना है, करंट ने ऐसे जाना है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो यहाँ से करंट पास हो रहा है, इस लूप से करंट पास हो रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। बट एक चीज देखो, अगर मैं इसी ये लूप ना बना के मैं बनाती ऐसे, मैंने ऐसे लूप बना ली। ਇਹਦੇ हाँ ਪਹਿਲਾਂ जी, ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਕਿਵੇਂ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? समझ नहीं आया। ਮੈਡਮ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, हाँ जी, ਮੈਡਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਡੀਸੀ ਨੂੰ? मेरी बैटरी की डायरेक्शन में डालूंगा, डायरेक्शन तो याद है उसकी, ਡੀਸੀ ਲਾ ਦੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। पॉजिटिव टू नेगेटिव एक्चुअली क्रॉस करेगा ही, कितने भी बना लो मोर, करंट ने क्रॉस करना ही है, करेगा या फिर नहीं। ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਖੁਦ ਹੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। अरे नहीं नहीं, वो तुसी समझना, समझ गई चीज कि ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰਜ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਰਕਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋਏਗਾ ਵਾਇਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। दोबारा बोलना जसप्रीत। ਮੈਡਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਕਰਾਇਆ BL ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, ਇਹ ਥੋੜਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। पहली चीज, यहाँ पे कोई और सर्किट होगा तो बस आपने सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, अगर करंट फ्लो कर रहा है, मैंने ये मान लिया, मैंने एम्पियर लूप ये बना ली, अगर मैंने एम्पियर लूप ये बना ली, ठीक है, तो इसमें कुछ ना देखो, वायर ये क्या है, यहाँ से करंट पास हो रहा है, ऐसे करंट पास होके निकलेगा, अगर करंट पास होके निकलेगा तो यहाँ से अगर निकलेगा करंट, तो इसकी राइट हैंड साइड पे आई की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, ठीक है, आई की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो मैंने लिख दिया म्यू नॉट आई इनक्लोज की, हाँ इतनी वैल्यू आ रही है। अब इसके अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे आओगे, यहाँ पे आ रहा है बी इंटू डीएल, बी हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, डीएल अगर आप इंटीग्रेशन करोगे टोटल क्या आएगी, लेंथ, अगर आप लेंथ पे इंटीग्रेशन करोगे टोटल इसकी लेंथ, वैसे तो इसका रेडियस मान के कि हाँ आर इसका रेडियस है तो 2πr हो जानी चाहिए, तो अगर मैं रेडियस के चक्कर में नहीं पढ़ रही हूँ, मैं सिर्फ मान रही हूँ कि इसकी जो टोटल लेंथ है वो क्या है, एल है, तो एल लिख दिया, यहाँ से बी की वैल्यू हमारे पास ये निकल आई, ठीक है। अगर मैं ये ले रही हूँ एम्पियर लूप, अगर मैं ये ले रही हूँ एम्पियर लूप, बट अगर मैं इसी जगह पे कुछ ऐसा लिख देती, अगर मैं कुछ ऐसे ले लेती हूँ एम्पियर लूप, अब बताओ क्या इसमें से करंट फ्लो होगा, नहीं मैम।
नो मैम। जाके प्लेट पे स्टोर होने लग जाएगा। देखो तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये क्लोज्ड सर्किट था, एक यहाँ पे क्लोज सर्किट था, तो उस लूप के अंदर कुछ ना कुछ करंट इनक्लोज हो रहा था। बट यहाँ पे तो सर्किट ही ओपन हो गया, यहाँ पे तो सर्किट ही ओपन हो गया, तो इसके अंदर करंट इनक्लोज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर ही, क्योंकि कैपेसिटर के बीच में तो फ्री स्पेस पड़ी है, तो यहाँ पे तो करंट इनक्लोज हुआ ही नहीं। अगर करंट इनक्लोज हुआ ही नहीं तो ये हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया। तो बी की वैल्यू इस तरह से भी क्या निकल आएगी, जीरो। तो देखो यहाँ पे एम्पियर्स लॉ क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। क्यों? अब एम्पियर लॉ तो हमारी चॉइस है ना कि मैं जैसे मर्जी जहां मर्जी बनाऊं, उसके रिजल्ट क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। ठीक है, आप किसी के भी लिए बनाओगे, वायर के लिए बना लो, रिंग के लिए बना लो, डिस्क के लिए बना लो, किसी के लिए भी बना लो, वो मैग्नेटिक फील्ड निकाल के देगा। बट सिर्फ एक ही केस था ये कैपेसिटर वाला, कि अगर आप यहाँ पे लूप लेते हो तो करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी। बट अगर आपने लूप ले ली ऐसे, तो यहाँ पे तो करंट इनक्लोज ही नहीं हो पाया, ओपन सर्किट हो गया ये। यहाँ पे आई की वैल्यू जीरो, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज गलत हो गई कि सिर्फ एक केस में हमारे पास क्या हुआ, सिर्फ एक केस में हमारे पास क्या हुआ, अगर मैं लूप पहले कुछ और बना रही हूँ, बाद में कैपेसिटर को लेते हुए बना लूं, तो वहां पे रिजल्ट दोनों के मैच नहीं किए। बट एम्पियर्स लॉ ने क्या बोला है, एम्पियर्स लॉ ने बोला है कि लूप जहां पे मर्जी बनाओ, जहां पे मर्जी जैसी मर्जी बनाओ, उसके जो रिजल्ट है वो सेम निकल के आएंगे। तो जो ये चीज हम कर रहे हैं ना, P इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई क्लोजर, ये चीज अभी मींस कंप्लीटली करेक्ट नहीं है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होनी है। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन देखो क्या हो, आपको पेपर में ये क्वेश्चन चीज मिल सकती है कि एम्पियर्स लूप को, एम्पियर्स लॉ को क्यों मॉडिफाई किया गया था, कैपेसिटर वाले केस के लिए मॉडिफाई किया गया था इसको। तो देखो हमारे पास डेल डॉट ई, डेल डॉट ई रो बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। ठीक है? तो यहाँ से रो की वैल्यू निकल आएगी एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई। एक हमारे पास कॉन्टिन्यूटी की इक्वेशन होती है, एक हमारे पास कॉन्टिन्यूटी की इक्वेशन होती है, वो क्या होती है, डेल डॉट जे प्लस करली रो बाय करली टी, कुछ ऐसी होती है। एक मिनट को याद नहीं है। यस मैम, यस मैम, यही होती है। यही होती है, हाँ जी। अच्छा यही होती है। डेल डॉट ये हमारे पास कॉन्टिन्यूटी की इक्वेशन है। एक बार पेपर में ये भी आई हुई थी कि कॉन्टिन्यूटी की इक्वेशन बताओ इन टर्म्स ऑफ जे एंड रो। ये रो क्या है, चार्ज डेंसिटी, जे क्या है, करंट डेंसिटी, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन्होंने बताना है, आपको पता है क्या क्वेश्चन आ सकता है कि रिलेशन बताओ करंट डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी में, तो ये है एक दोनों में रिलेशन। ये क्या है, कॉन्टिन्यूटी की इक्वेशन। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रो की वैल्यू निकाली है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट करली बाय करली टी इनटू ई इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास ये चीज निकली है। ये अब देखो ये चीज हमने निकाली क्यों है, ये चीज हमने निकाली क्यों है। अच्छा एक मिनट, हमने अभी तक कौन से लॉ किए हैं इक्वेशंस। एक तो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन हमने ये की है, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। सेकंड इक्वेशन क्या की है, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस करली बी बाय करली टी, इनको भी यूज करके आगे करेंगे काम। डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 हो गया है, एक डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट जे। एक हमने ये किया है एम्पियर्स लॉ, हम काम ही एम्पियर्स लॉ पे कर रहे हैं। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पे डेल डॉट ले लूं, मतलब मैं इसकी डाइवर्जेंस ले लूं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखे टेकिंग डाइवर्जेंस बोथ साइड,
डाइवर्जेंस मीन्स दोनों तरफ डेल के साथ क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है आपने, ठीक है। दोनों तरफ डेल के साथ क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो यहां से क्या आ जाएगा, डेल डेल डॉट डेल क्रॉस डी। डाइवर्जेंस मीन्स डेल के साथ दोनों का डॉट प्रोडक्ट करता हूं, तो ये बना म्यू नॉट डेल डॉट जे, ये चीज बनी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर आप किसी का डाइवर्जेंस लोगे जो ऑलरेडी कर्ल कर रहा है, उसकी क्या वैल्यू आएगी। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल क्या होता है, जीरो। जीरो। जीरो, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑलवेज जीरो होता है। अगर कोई फील्ड कर्ल कर रही है तो वो डाइवर्ज नहीं करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड एक क्लोज पाथ बनाती है, तो कभी भी मींस अनक्लोज पाथ नहीं बनाएंगी, वो कभी भी एक डिसकंटिन्यूअस पाथ नहीं बना के जाएंगी। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज कर्ल करती है, तो अगर आप इसकी डाइवर्जेंस बनाओगे तो क्या निकलेगी आपको, जीरो। अब आप यहाँ से देखो म्यू नॉट डेल डॉट जे, क्या डेल डॉट जे ऑलवेज जीरो होगा, क्या डेल डॉट जे ऑलवेज जीरो होगा, नहीं पता हमें, क्योंकि जे कर्ल करता है नहीं करता हमें नहीं पता, ठीक है। हमें क्या पता है डेल डॉट जे जीरो कब हो सकता है, अगर चार्ज डेंसिटी जीरो हो जाए, चार्ज डेंसिटी बोल रही हूँ, करंट डेंसिटी, अगर करंट डेंसिटी जीरो हो जाए तब जाके आपकी ये चीज जीरो हो सकती है, बट ऑलवेज तो नहीं बोल सकते ना। अब किसी केस में होगी भी, किसी केस में नहीं होगी, बट इसकी राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज जीरो रह रही है, तो इसको भी ऑलवेज जीरो रहना पड़ेगा, बट ये ऑलवेज जीरो बन नहीं सकता, क्योंकि किसी केस में अगर करंट डेंसिटी आ गई तब क्या होगा। तो ये दोनों अनइक्वल बन रहे हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलवेज जीरो, बट राइट हैंड साइड क्या हो रही है, ऑलवेज जीरो नहीं बन रही है। तो यहाँ पे भी हमारे पास प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। बट आप एक चीज देखो, ऊपर हमने क्या लिखा है, जो मैंने अभी क्वांटिटी क्वेश्चन से क्या लिखा है, डेल डॉट जे प्लस रो एप्सिलॉन नॉट करली ई बाय करली टी इज इक्वल टू जीरो। ये चीज ऑलवेज जीरो निकल के आई है, ये चीज इक्वल टू जीरो है। डेल डॉट जे अकेला जीरो नहीं है, डेल डॉट जे अकेला जीरो नहीं है, बट अगर आप इतनी चीज लोगे ना तो ये जीरो बन जाएगी, अगर आप इतनी चीज लोगे तो ये जीरो बन जाएगी। तो देखो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इसको हम क्या लिखते हैं, डेल डॉट जे की जगह पे इस पूरी टर्म को लिख देते हैं, डेल डॉट जे की जगह पे इसको पूरी टर्म को लिख देंगे, तो इसकी राइट हैंड साइड भी ऑलवेज जीरो रहेगी, ठीक है। इसकी राइट हैंड साइड भी ऑलवेज जीरो रहेगी। तो हमारे पास जो ये चीज यहाँ पे गलत हो रही है ना, इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी ऑलवेज जीरो रहेगी और इसकी राइट हैंड साइड भी ऑलवेज जीरो रहेगी। ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਇਆ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਆਫ ਕਰਲ, ਇਹ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। की लगाया है, ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਆਫ ਕਰਲ 0 ਤੇ ਕਰਲ ਆਫ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 0 ਹੁੰਦਾ। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑलवेज जीरो ਹੁੰਦੀ है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰਲ ਆਫ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस जीरो नहीं होगी ऑलवेज, मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं होगी। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड डाइवर्ज है। कर रही है, अगर कोई फील्ड डाइवर्ज कर रही है तो हो सकता है कर्ल भी कर देवे। हाँ जी हाँ जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਡਾਈਵਰਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦੋਗੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਏਗਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਡੈਲ ਡॉट हाँ मिनट, यहाँ पे देखो आप लोग सारे सोए हुए हो क्या, इसमें कोई गलती है किसी क्वेश्चन में, मैं वही सोच रही हूँ कि कैसे आएगा, किसी क्वेश्चन में क्या कोई गलती है। डेल नहीं डाला मैम, अपने में बोलने वाली थी, मुझे लगा पता नहीं कहीं और ही ना चला गया हो।
यहाँ पे देखो साइलेंट नॉट डेल डॉट ई है, ठीक है, डेल ऑलरेडी पड़ा है, तो ये यहाँ से क्या निकलेगा, मैं ये सोच जा रही हूँ डेल कहाँ पे गया, मैं सोच रही हूँ डेल अगर बाहर नहीं निकलेगा तो इसको कैसे लिखेंगे। अच्छा डेल डॉट, डेल डॉट डेल डॉट कॉमन निकल रहा है, बाहर निकाल लो, जे प्लस एप्सिलॉन नॉट करली ई बाई करली टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास डेल डॉट जो ये क्वांटिटी है ये ऑलवेज 0 रहने वाली है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जे को इसके साथ रिप्लेस कर देंगे, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी ऑलवेज 0 रहेगी और राइट हैंड साइड भी ऑलवेज 0 रहने वाली है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुई, अगर मैं जे को रिप्लेस कर दूं जे प्लस एप्सिलॉन नॉट कर ली ई बाय कर ली टी से, तो अब हमारे पास जो ये इक्वेशन है यहाँ पे जे की जगह पे क्या लिख दिया ये, तो ये मॉडिफाई होके आई है। तो अब आपने मैक्सवेल इक्वेशन जो चार याद करोगे ना, ये याद करोगे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब इसमें आगे मॉडिफिकेशन नहीं होगी, इसमें आगे मॉडिफिकेशन नहीं होगी। अब आपने ये चार मैक्सवेल इक्वेशंस रट लेनी है। मैंने पहले भी बोला था इस क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट मैक्सवेल इक्वेशन पे, इसमें 2-3 साल से ये रिपीट कर रहे हैं, इन्हीं में यही चीजें डाल रहे हैं, ठीक है। अब डेल क्रॉस बी इक्वल आ गया है म्यू नॉट जे प्लस एप्सिलॉन नॉट करली ई बाय करली टी के। तो हमारे पास अब ये क्वेश्चन आ गई है, तो अब ये प्रॉब्लम, अच्छा ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी इसने। क्या जो हमने स्टार्टिंग में लेके चले थे कि कैपेसिटर प्लेट वाला, कैपेसिटर प्लेट वाला कि अगर मैं बाहर लूप लेती हूँ तो आ रहा था करंट इनफ्लो, अगर मैं कैपेसिटर के अंदर एक लूप बना लूँ तो नहीं आ रहा था। ये वो भी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो गई है, उसको भी चेक करते हैं। मैडम बड़ा पूछना सीगा, की होया मैडम ਜਿਹੜਾ ਹੈ लिखिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हाँ जी मैडम, इन्हें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्यों कहते हैं? सर्च करें मैं भी डाल दूँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सच में सर्च करें मैंने भी डाल दी, कल दे लेक्चर तो टारगेट है। मैम आपने जो अभी लिखी है इक्वेशन लास्ट वाली, मैम फिर अब उसमें डेल कहाँ चला गया? इसमें हाँ जी मैम। मैंने ये लिखा था डेल डॉट जे प्लस एप्सिलॉन नॉट करली ई बाय करली टी इज इक्वल टू 0। तो आपने जे को इसके साथ रिप्लेस करना है। आपकी एक्चुअल में इक्वेशन ये थी, यहाँ पे डेल नहीं था, हमने डाला था डेल, हम चेक कर रहे थे कि क्या ये ट्रू है, हमने डाइवर्जेंस डाली थी, ये डाला था हमने, ठीक है। ये तो मैंने डाली है ना बाद में डाइवर्जेंस, तो मैंने क्या किया कि डेल डॉट जे को रिप्लेस कर दिया इसके साथ, या फिर जे को रिप्लेस कर दो इसके साथ। तो अगर जे को आपने रिप्लेस किया इसके साथ तो म्यू नॉट डेल डॉट जे प्लस एप्सिलॉन नॉट करली ई बाय करली टी इज इक्वल टू देखो इस साइड भी 0 आने वाला है, इस साइड भी 0 आने वाला है, इस साइड भी 0 आएगा, इस साइड भी 0 आएगा, तो दोनों हमारी इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी। बट एक्चुअल में है क्या, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे है हमारे पास एक्चुअल में इक्वेशन, ठीक है। वो तो हमने डाइवर्जेंस लेके चेक किया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जे को अगर इससे चेंज कर दें तो हमारी सारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, करेक्ट। तो मैंने जे को रिप्लेस कर दिया जे प्लस एप्सिलॉन नॉट कर ली ई बाय कर ली टी से कर दिया। ये चीज लिखी है, क्लियर है हल्का ये चीज। हाँ जी मैम, ठीक है मैम। अब हम वो चेक करते हैं जो हम प्रॉब्लम लेके आए थे कैपेसिटर वाली, क्या इसने ये सॉल्व किया है उसको। ये कैपेसिटर है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। अगर मैं यहाँ पे बना रही हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, अगर मैं यहाँ पे लूप बना रही हूँ तो हमारे पास बी की वैल्यू आ रही थी म्यू नॉट आई, क्योंकि करंट इनक्लोज हो रहा था, डिवाइडेड बाय लेंथ हो जाएगी, डिवाइडेड बाय लेंथ हो जाएगी। अच्छा उसके बाद अगर मैं लूप बना लूँ कुछ ऐसे,
इसमें तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं, प्रॉब्लम आई थी लूप ऐसे बनाने में, यहाँ पे आई थी, ठीक है प्रॉब्लम। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आई इनक्लोज जीरो है, यहाँ पे आई इनक्लोज्ड जीरो है, तो अगर आई इनक्लोज जीरो है तो आई इनक्लोज जीरो, आई हमारा कहाँ गया? अच्छा, यहाँ पे वो हम बात कर रहे थे ना उसकी, क्या बोलते हैं उसको, इंटीग्रल लॉ की बात कर रहे थे हम। हाँ, इसके इंटीग्रल लॉ की बात कर रहे थे, वो क्या होगा, बी इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट इनक्लोज प्लस म्यू नॉट मल्टीप्लाई कर दो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली बाय करली टी, यहाँ पे क्या आएगा ई इंटू डी एस, क्योंकि हमने बोथ साइड क्या लिया था, सरफेस इंटीग्रेशन लिया था। याद है ये चीज मैंने कैसे लिखा है बताओ, या फिर बताऊं? मैम एक्सप्लेन करना प्लीज। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन थी, डेल क्रॉस डी इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये पहले हमारे पास एम्पियर्स लॉ ये था। मैंने क्या किया, दोनों साइड सरफेस इंटीग्रेशन ले ली, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ली, मैंने दोनों तरफ क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ले ली, ठीक है। क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ली, इंटीग्रेशन रहेगी ना, साथ में डीएस दोनों साइड है। अब यहाँ पे अप्लाई करो स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या बोलती है, स्टोक्स थ्योरम बोलती है कि डेल क्रॉस बी इंटू डीएस ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होता है बी इंटू डीएल की। सरफेस को कौन क्लोज करेगा, सरफेस को क्लोज करेगी उसकी बाउंड्री, ठीक है। ये जो सरफेस है इसको कौन क्लोज करेगा, एक तो ये क्लोज्ड लाइन इनक्लोज, क्लोज मींस एक लाइन इनक्लोज करेगी, तो यहाँ पे क्या डाल दिया है बी इंटू लाइन इनक्लोज, तो मैं इतनी चीज को ये लिख सकती हूँ, ये हमने बिल्कुल मे बी फर्स्ट पता नहीं सेकेंड लेक्चर में किया हुआ ये चीज। तो यहाँ पे हो जाएगा बी इंटू डीएल, म्यू नॉट बाहर लिख लो, ये किसकी वैल्यू है, जे इंटू डी एस, ये करंट की वैल्यू है। अभी जो मैंने लिखवाई थी जे इज, जे क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट पर यूनिट एरिया। अगर मैं स्मॉल एरिया की बात कर रही हूँ तो उसमें से स्मॉल करंट डीआई पास होगा, तो यहाँ पे अगर मैं स्मॉल की बात करूँ तो डीआई की वैल्यू निकाल लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब इंटीग्रेशन कर दो दोनों करने के लिए, तो आई की वैल्यू निकल जाएगी जे इंटू डी। तो देखो यहाँ पे जे इंटू, चाहे मैं डी ए ले रही हूँ चाहे डी एस ले रही हूँ, सेम ही चीज है, एक एलिमेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इतनी चीज को हम क्या लिख देंगे, करंट। सेम चीज अब मैंने ऐसे यहाँ पे कर दी है। अब मेरे पास इसकी जगह पे एम्पियर लॉ को मॉडिफाई करके हमने अब ये लिख दिया है, अगर इसको मॉडिफाई करके ये लिख दिया है तो इसको अब मैं ऐसे लिखती हूँ, ये इस तरफ वाला दिखेगा आपको, ये दिख रहा है जो मैं लिख रही हूँ सबको। यस मैम। अब मेरे पास एम्पियर्स लॉ मॉडिफाई होके ये बन गया है। अब क्या है, इंटीग्रल फॉर्म फाइंड करने के लिए दोनों साइड क्या ले लो, सरफेस इंटीग्रेशन ले लो। इसके सरफेस इंटीग्रेशन ली, डेल क्रॉस बी इंटू डीएस म्यू नॉट जे इंटू डीएस प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली बाय करली टी इसकी आ जाएगी। मैडम ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੀਗਰਲ ਲੈਣਾ ਵਾ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है अगर मैं डेल क्रॉस बी लूंगी तो मेरे को इस तो सिंपल निकल के क्या होगा बी इंटू डीएल, ਜਿਵੇਂ ਡੈਲ ਡਾਟ ਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ क्या ਲਵਾਂਗੇ, ਡੈਲ ਡਾਟ ਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੋ ਬਾਈ ਐਪਸਿਲਨ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੋਲਿਊਮ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਥਿਊਰਮ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ।
अच्छा ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ वैल्यू यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू निकाली थी क्या थी अच्छा इसको क्या लिखा था b into dl न्यू नॉट इसको क्या लिखा है करंट प्लस न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या लिख दोगे लिख सकते हैं इसको e into ds को हाँ जी मेरे को तो लग रहा है कुछ लिख सकते हैं बताओ इसको कुछ लिख सकते हैं मैम फ्लक्स लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये भी कर सकते हैं बट ना वैसे ही हम इसको ऐसे लिख नहीं सकते कि ये ऐसे लिखा जाएगा इसको ना अभी के लिए ऐसे छोड़ो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर ली ई बाय कर ली टी इनटू डी ऐसे लिखा जाएगी ये ए ले रहे डी एस तो ऐसे ही सरफेस इंटीग्रेशन लिया है इंटीग्रेशन कर ली ई बाय कर ली टी इनटू आ जाएगा डी एस इसको ऐसे लिखो अभी के लिए मैं तो कट जाएगा इंटीग्रेशन ते डिफरेंशिएशन कट जाएगा तो फिर ई डॉट डी एस आ जाएगा। अच्छा नहीं नहीं आएगा वेरिएबल सेम नहीं आएगी तुम एक चीज देखो अगर मैं यहाँ पे ये बना रही हूँ क्योंकि दूसरी लूप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी प्रॉब्लम तो इसी वाली लूप में थी तो अगर मैं ये बनाऊं तो इसमें करंट इनक्लोज कितना आ रहा है 0 क्योंकि ओपन हो चुका है यहाँ से अगर ओपन हो चुका है तो ये इनक्लोज करेगा नहीं करंट तो अगर करंट इनक्लोज नहीं कर रहा है तो ये वाली टर्म 0 आती है यहाँ पे तो कोई करंट इनक्लोज वाली बात ही नहीं है ठीक है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर ली ई बाय कर ली टी इनटू ds है ठीक है अब ई क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है या फिर नहीं है अगर आप यहाँ पे देखोगे दो कैपेसिटर प्लेट के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ये हम कर चुके हैं नहीं किया शायद दो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ये हमने रिजल्ट किया है या फिर नहीं किया नो मैम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस में किया था मैम, वहां पे यूज हुआ था ये वाला। हाँ तो आप भी ये चीज याद रखो कि दो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इतनी होगी E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट अब यहाँ से सिग्मा सिग्मा क्या होता है चार्ज पर यूनिट क्योंकि अब हम सरफेस की बात कर रहे हैं ना तो आ जाएगा एरिया तो यहाँ से अब इसको लिख देंगे क्यू एरिया एप्सिलॉन नॉट ये लिख देंगे E is equal to Q by A epsilon naught अब नेक्स्ट चीज यहाँ पे कर ली E by कर ली T चाहिए मेरे को कर ली E by कर ली T चाहिए तो ये क्या निकलेगा A एरिया कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है इसको बाहर लिख लो तो कर ली Q by कर ली T बताओ इसको क्या लिखेंगे करंट करंट। बड़ा क्वेश्चन है ਕੀ ਹੋਇਆ मैंने ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਿਗਮਾ ਬਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨਾਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈ ਫੁੱਲੀ ਚਾਰਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿਗਮਾ ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ नहीं 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 देखो ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਬਟ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ टाइम डेरिवेटिव क्यों जीरो होएगा अगर ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ कांस्टेंट वैल्यू ਦਵਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ कांस्टेंट वैल्यू ਦਵਾਂ ਤਾਂ है कांस्टेंट बनना जाएगा अगर ये यही मेरा वेरी कर रहा वोल्टेज ही वेरी करेगी देन फिर ये चीज आएगी नहीं दूसरा वाला केस आएगा ही नहीं फिर कांस्टेंट वाला या फिर आ जाएगा नहीं मैडम बैटरी ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ
कैपेसिटर ने तो एक पॉइंट ते आके वो हो जाना ना, चाहे छोटी बैटरी लगा लो चाहे बड़ी लगा लो, वोल्टेज जिन्ना मर्जी चेंज कर लो, एक आयोनाइजेशन पॉइंट ते जाके उन्हें तो चार्ज जेड़ा कांस्टेंट कर देना ना। ये चार्ज कांस्टेंट हो गया तो सिग्मा कांस्टेंट हो गया, एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो जाएगा। चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। अच्छा जी, ये चीज आप पढ़ी हुई है ना, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਬੈਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਦੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕਰੰਟ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪੀਐਸਸੀ ਚ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆਏਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट ਕਰਲੀ E ਬਾਈ ਕਰਲੀ डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ, याद होवे डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। यस इसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोला जाता है। यहाँ से मैडम अब ये समझ देखो, तो लग गया सारा, बस आ ही नहीं पता लग ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ। इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा वेरी किमें कर सकती है, हाँ जी, मैं वही सोच अगर सोचा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी किमें करूंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी किमें करेगी, चार्ज ਦੇ ਵੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ। अगर चार्ज वेरी करेगा, अगर चार्ज ही वेरी होता रहे तो चार्ज वेरी किमें हो सकता, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਟੇਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ fully ਡਿਸਚਾਰਜ चार्ज ਸੀ नहीं होया, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। बोल सकते हैं, ठीक है तब मींस इथों अपने को कंक्लूजन की निकलदा कि अगर कैपेसिटर प्लेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ E ਬਾਈ ਸਿਗਮਾ ਬਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट ਦਾ ਟਾਈਮ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੰਟ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਾਲਾ ਸੀ ਬੈਕਲੌਗ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ I A ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट ਕਰਲੀ E ਬਾਈ ਕਰਲੀ T, ਠੀਕ ਹੈ डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू इतनी है, डिस्प्लेसमेंट करंट आ किने करके रही है, डिस्प्लेसमेंट करंट आ रही है जदों भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड करंट बनाएगी, ठीक है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड करंट बनाएगी। हुण इत्थे देखो ये वाली चीज हुण जीरो नहीं है, ये वाली चीज हुण जीरो नहीं है, अगर ये वाली चीज जीरो नहीं है तो चीज देखो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली E बाय करली T इधर वैल्यू भी नहीं है I by A एप्सिलॉन नॉट कट के म्यू नॉट I by A ये आ जाएगा, ठीक है म्यू नॉट I by A अपने को इसकी लेफ्ट राइट हैंड साइड जीरो नहीं आई ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਕਪੈਸਿਟਰ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਰੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ ਦੋ ਕਪੈਸਿਟਰ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੰਟ, ਉਸ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੰਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਚੇਂजिंग ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਫੈਰਾਡੇ ਲਾਅ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੇਂजिंग ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਐਂਪੀਅਰਸ ਜਦੋਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਚੇਂजिंग ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਕਮ
दो कैपेसिटर प्लेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਿਗਮਾ ਬਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट ਇਹ ਵੀ याद होना चाहिए ਤੁਹਾਡੇ ठीक है तो अब देखो ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਮੈਕਸਵੈਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਮੈਕਸਵੈਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ तो मैं फिर रिपीट कर रही हूं इधर इक्वेशन ये वाली याद रखनी है ना किसी ने del dot E is equal to rho by epsilon naught second del cross E is equal to minus कर ली B by कर ली थी third किसी del dot B is equal to 0 fourth del cross B is equal to क्या हो जाएगा म्यू नॉट J प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली E बाय करली P तो ये हमारे पास फोर मैक्सवेल इक्वेशन है ठीक है जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है क्लियर है यहाँ तक सभी को के बाद आपको करवाने वाला है मेथड ऑफ इमेजेस वाला टॉपिक मैम अब यही याद करनी है ना हाँ जी मैक्सवेल इक्वेशन यही मतलब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से यही आएंगी ना ये वाली जो अभी आपने लिखी है पहले वाली नहीं आएंगी ये आएंगी आपको पेपर में ये चार याद रखनी है मैग्नेटिक मटेरियल के लिए चलो इसको मॉडिफाई कर ही देते हैं आज ही थोड़ा सा मैडम ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ की होया ਆਹ ਮੈਕਸਵੈਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ डेरिवेशन करवाई भी हो सकती है याद की बनी डेल डॉट ई दी तो नहीं करवाई फर्स्ट दी नहीं करवाई ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ इसकी तो फ्लक्स तो हो जाएगी डेरिवेशन हो जानी है डेरिवेशन ਇਹਨਾਂ ਦੀ पहले की भी करवाई थी मैम आपने करवाई है हाँ जी मेरे मैम को याद नहीं है मैंने करवाई है नहीं करवाई मैडम जी किसी ने लिखी है तो ग्रुप च पा देणगे की होया ग्रुप च पा दे मतलब जे किसी ने लिखी ने डाल दूंगी मैम हम राइटिंग अच्छी नहीं होगी नेक्स्ट अगर हमारे पास एक उसमें देखें मैटर में देखें मैटर मींस अगर आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आ जाए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए या फिर किसी मैटर के लिए हमने एक चीज किया था ये हम कर चुके हैं या फिर नहीं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किया था मैम वही ना मैम जिसमें के लिए मैक्सवेल इक्वेशन की थी ना हमने यस मैम डेल डॉट मैम डी इनटू समथिंग कुछ था मैम डेंसिटी याद नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे अब देखो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए हमने एक किया था रो बी मीन बाउंड चार्ज डेंसिटी ये किसके इक्वल होती है माइनस डेल डॉट पी आपको इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद करने को बोला था मैंने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में जो चार्ज डेंसिटी है ठीक है बाउंड चार्ज डेंसिटी वो कितनी होती है माइनस डेल डॉट पी अगर इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी थी इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दी थी तो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन निकल के आएगी जैसे इससे एप्सिलॉन नॉट को इस तरफ लेके जाओगे ठीक है अब हमारे पास एक तो फ्री होगा अगर आप मैटर के लिए बात कर रहे हो तो आपको ये लिखना पड़ेगा तो अगर तो आप
फ्री स्पेस की बात कर रहे हो, तो फ्री स्पेस की बात कर रहे हो तो ये वाली क्वेश्चन आएगी। अगर आप इस मैक्सवेल इक्वेशंस देखना चाहते हो मैटर में, ठीक है, मैटर में क्या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हुआ तो आपके पास रो बी एक चीज एक्स्ट्रा आ जाएगी, पहले फ्री चार्जेस से बाउंड चार्जेस भी आ जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास रो बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, माइनस डेल डॉट पी, पी क्या है पोलराइजेशन, इस टर्म को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस डेल डॉट पी इज इक्वल टू रो वन, यहाँ से डेल डॉट बाहर निकालो, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी इज इक्वल टू रो वन, इसको हमने लिख दिया था डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो यहाँ से आया है डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो एफ, ये आई है हमारे पास किसमें डाइलेक्ट्रिक के लिए इक्वेशन, ये नीचे दिख रहा है सबको। मैम सेकंड स्टेप रिपीट कर दो, जो कर्ल एफ प्लस कर्ल बी बाउंड चार्ज और फ्री चार्ज के लिए। हाँ जी मैम ये वाला। अब देखो अगर आप फ्री स्पेस में हो तो आपके पास रो की वैल्यू सिर्फ रो एफ आएगी, ये नहीं आएगा, ये चीज नहीं आएगी। बट अगर आप मैटर में आओगे, मैटर में बाउंड चार्जेस पड़े होते हैं, तो बाउंड चार्ज डेंसिटी है, तो बाउंड चार्ज डेंसिटी है तो मुझे रो बी भी लिखना पड़ेगा। ये किसकी वजह से है ये टर्म, बाउंड चार्जेस जो प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, मैंने ऐसे करवाया था आपको, ये किया था हमने, यस मैम। यहाँ पे यस मैम। बाउंड चार्जेस आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं ऐसे फ्री स्पेस में, ठीक है, ये क्या है एटम के अंदर ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बन गया था, चार्ज आ गया था एटम के अंदर ही, तो वो बाउंड था, तो इस वजह से जब भी आप मैटर की बात करोगे, ठीक है, तो वहां पे बाउंड चार्जेस भी आ जाएंगे, और बाउंड चार्ज की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, माइनस डेल डॉट पी, पी क्या है पोलराइजेशन है, ठीक है, तो यहाँ से अब ये इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ से इक्वल टू रो एफ, ये करके सॉल्व ये बन जाएगा आपके पास। क्लियर है अभी ये चीज? यस मैम क्लियर है। हम लास्ट लेक्चर्स में भी कर चुके हैं, बट अगर आपको मैग्नेटिक मटेरियल के लिए मैक्सवेल इक्वेशन पूछ ली जाए, अगर मैग्नेटिक मटेरियल के लिए आपको मैक्सवेल इक्वेशन पूछ ली जाए तब क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिक के लिए अब हम करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। मैग्नेटिक मटेरियल में करंट डेंसिटी आती है जिसकी दो वैल्यूज आपने याद रखनी है, वो दो वैल्यूज कौन सी हैं, एक तो जे है, वो होता है डेल क्रॉस एम, इसको भी बाउंड चार्ज बोल सकते हैं, बाउंड करंट डेंसिटी, क्योंकि जब भी आप मैग्नेटिक मटेरियल की बात करोगे, अब कन्वर्ट कर लो अपनी वर्डिंग, पहले आप चार्ज डेंसिटी की बात करते हो, बट मैग्नेटिक क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ काम कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो चार्ज से आती है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे वो करंट से आती है, तो सब जगह क्या यूज करेंगे, करंट डेंसिटी। तो हमारे पास अगर मैग्नेटिक मटेरियल है तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, वो किसकी वजह से आएगी, करंट डेंसिटी की वजह से। तो जो बाउंड करंट डेंसिटी है वो होती है डेल क्रॉस एम, एम क्या होती है मैग्नेटाइजेशन। जब हमने सीएमपी की थी, ये दोबारा भी आ जाएगी सीएमपी, ठीक है, सीएमपी में हमने जब मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर किया था, पैरा डाया फेरो, ठीक है, तो वहां पे मैग्नेटाइजेशन की थी, तो वो वाली है ये मैग्नेटाइजेशन। अब यहाँ पे जैसे आपने डाइलेक्ट्रिक में ये देखा था कि करंट डेंसिटी की चार्ज डेंसिटी की वैल्यू ये होती है, वैसे ही मैग्नेटिक मटेरियल में हमारे पास क्या होगा, करंट डेंसिटी की वैल्यू ये याद रखनी है, डेल क्रॉस एम होती है, ठीक है। तो अब इक्वेशन में देखो, यहाँ पे अगर आप फ्री स्पेस की बात कर रहे हो तो सिंपल जे एफ आएगा, अगर आप मैटर की बात करोगे, मैग्नेटिक मटेरियल की बात करोगे, तो साथ में ये भी चीज
ऐड हो जाएगी। ठीक है, एक और चीज आ जाती है, एक और चीज क्या आती है, देखो एक हमारे पास एक कैपेसिटर है, मान लो एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे रो नॉट है, यहाँ पे माइनस रो नॉट। अगर ये चार्ज टाइम के साथ चेंज करे, अगर चार्ज टाइम के साथ चेंज करे, तो चार्ज अगर टाइम के साथ चेंज कर रहा है, इसका क्या मतलब है, ये अगर टाइम के साथ ये चार्ज चेंज करेगा, पोलराइजेशन होती है। पोलराइजेशन क्या होती है कि सारा चार्ज इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड चला जाए। ठीक है, तो अगर आपका ये चार्ज चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो पोलराइजेशन भी चेंज होगी। तो यहाँ पे एक चीज आती है, वो क्या आती है, पोलराइजेशन की वजह से करंट डेंसिटी, करली पी बाई करली टी, माइनस आता है इस पे, नहीं आता, नहीं आता। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे पोलराइजेशन चेंज हो रही हो टाइम के साथ, वो कैसे चेंज होगी, अगर आपका चार्ज चेंज होगा, क्योंकि पोलराइजेशन में सारा काम ही चार्ज का होता है। ठीक है, तो हमारे पास तीन तरह के केसेस हैं, एक फ्री स्पेस है, एक डाइलेक्ट्रिक है, तो उसमें क्या होगा, बाउंड चार्जेस आ जाएंगे। अगर मैग्नेटिक मटेरियल है, अगर मैग्नेटिक मटेरियल है तो आपके पास ये आ जाएगा जे बी, करंट डेंसिटी डेल क्रॉस एम। अगर आपके पास कहीं पे चार्ज टाइम के साथ वेरी कर रहा हो, तब आपने ये भी चीज इंक्लूड कर देनी है। अगर चार्ज डेंसिटी या फिर चार्ज चेंजेस विद टाइम, चेंजेस विद टाइम, तो आपने ये भी चीज इंक्लूड कर देनी है। ठीक है, तो आपके पास ये चीज बन जाएगी, जे पी इज इक्वल टू करली रो करली पी बाई करली टी, रो नहीं है, ये पी पोलराइजेशन है, तो आपके पास ये बन गया है। ठीक है, अगर आपने टोटल लिखना हो इन सबको ऐड करके, तो हमारे पास इक्वेशन क्या निकल के आएगी, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, एक तो फ्री आएगा, एक बाउंड आ जाएगा, एक पोलराइजेशन की वजह से ये बनेगा। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, जे एफ तो ऐसे ही रहेगा, इसकी वैल्यू डेल क्रॉस एम, इसकी वैल्यू है करली टी बाई करली टी, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली ई बाई करली, ये बनेगा। अब यहाँ पे एक चीज देखो, डेल क्रॉस है, डेल क्रॉस है, तो मैं इस टर्म को अगर इस तरफ लेके आती हूँ, डेल क्रॉस बी, ये इस तरफ आएगी, म्यू नॉट डेल क्रॉस एम प्लस म्यू नॉट जे एफ। ठीक है, प्लस एक हमारे पास ये टर्म बची है, करली बाई करली टी, म्यू नॉट प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली ई बाई करली टी, ये चीज बनी है हमारे पास। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देखते हैं, अगर मैं म्यू नॉट अंदर ले जाऊं, म्यू नॉट अंदर ले गई तो डेल क्रॉस म्यू नॉट एम, ये चीज बनी, डेल क्रॉस इसको बाहर लिख लो, ये बना। इतनी चीज को हम लिख देते हैं एच, इतनी चीज को बोला जाता है एच, एच इसी को बोला जाता है। पता, एक मिनट, इसको ऐसे मत लिखना, इसको ना म्यू नॉट को खत्म करो, सब जगह म्यू नॉट दिख रहा है आपको, म्यू नॉट उड़ा दो यहाँ से, सब जगह से म्यू नॉट उड़ा दो, तो इसके नीचे म्यू नॉट नहीं था तो नीचे आ गया, यहाँ से म्यू नॉट कैंसिल हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, मैंने क्या किया, म्यू नॉट से सब तरफ डिवाइड कर दिया, म्यू नॉट से सब तरफ डिवाइड कर दिया, तो ये वाली चीज बनी। तो अब यहाँ पे ये लिखा, ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बना, डेल क्रॉस बी वेक्टर बाय म्यू नॉट माइनस एम, इतनी चीज को हम लिख देते हैं एच, इतनी चीज को हम क्या लिख देते हैं एच, एच क्या होगा, बी नॉट बाय म्यू नॉट माइनस एम। आपने ना यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ और देखी होगी, तो वैल्यू पता क्या देखते हो, ये देखते हो, ये वैल्यू देखी होगी सबने और याद भी की होगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ से निकल के आई है, यहाँ से। ठीक है, अब ऐसे ही आप इस तरफ देखो, इस तरफ क्या है, जे एफ, करली बाई करली टी, करली बाई करली टी बाहर लिख लो,
तो ये बना P प्लस एप्सिलॉन नॉट E, ये बन गया D। अभी लिखा था हमने जो D डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो JF प्लस करली बाय करली T D आ जाएगा। तो ये इक्वेशन निकल के आई है हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, मैटर के लिए, ठीक है। डेल क्रॉस H किसके इक्वल आया है, JF प्लस करली D बाय करली T, मैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये इक्वेशन निकल के आई है आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास दो चीजें निकल के आई है कि अगर आप मैटर की बात कर रहे हो या फिर फ्री स्पेस की बात कर रहे हो, और दोनों को हम लिखते हैं, ठीक है। जो वैल्यू पेपर में पूछी जाती है कि अगर फ्री स्पेस का हुआ तो क्या होगा, अगर मैटर का हुआ तो क्या होगा। मैटर में डाइलेक्ट्रिक भी हो सकता है, मैग्नेटिक भी हो सकता है, चार्ज डेंसिटी वेरी भी कर सकती है, ठीक है। तो अब आपने याद क्या रखना है, ठीक है, याद क्या रखना है, अगर आप बात कर रहे हो फ्री स्पेस की, तो डेल डॉट ई is equal to rho by epsilon naught del cross E minus curly P by curly P, del dot B is equal to 0, del cross B is equal to mu naught J plus mu naught epsilon naught curly E by curly T। ये हो गया। उसके बाद अब आते हैं इधर, इसके सामने अगर आप मैटर की बात करोगे, मैक्सवेल इक्वेशन इन मैटर, ये क्या है, मैक्सवेल इक्वेशंस है इन मैटर। तो मैटर में क्या होगा, इसको हमने रिप्लेस किया है डेल डॉट डी इज इक्वल टू रूबर, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगी, ये तो ऐसे ही लिखनी है, ये तो ऐसे लिखी जाएगी, ये भी ऐसे लिखी जाएगी। उसके बाद ये आ गया, इसको लिखना था डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे एफ प्लस करली बी बाय करली टी। तो ये दोनों याद होनी चाहिए आपके कि फ्री स्पेस में क्या होंगी और मैटर में क्या बनेगी क्वेश्चंस। क्लियर है यहाँ तक सभी को? हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस मैम। मैम मैम ये जो मैटर वाले केस में है फर्स्ट पोलराइजेशन इन फ्री स्पेस लिखा है ना? ये चार्ज डेंसिटी है, हाँ जी चार्ज डेंसिटी इन फ्री स्पेस, फ्री चार्ज डेंसिटी बोलो इसको। मैम ये आपने मैम ये रो है ये सिंबल। हाँ जी, रो है ये, रो ठीक है मैम। ये रो है। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा था और भी? किसी को कोई और डाउट हो पूछ सकते हो। मैम मेरा वो पिछले वाला डाउट था, वो मैग्नेट वो वाला, और जो पूछो। मैम बायोट वो उसमें वायर वाला जो केस करवाया था ना आपने बायोट सेवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग मैम, हम्म, उसमें मैम वो थर्ड केस पूछना है जो इनफाइनाइट और फाइनाइट वाला करवाया था। तो इनफाइनाइट वायर के लिए ये एक पी पॉइंट था, ठीक है, ये डिस्टेंस था डी, ये पहले फाइनाइट वायर है, फाइनाइट वायर है तो ये एंगल बना रहा है थीटा 1, ये एंड इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा 2। ये वायर, ये एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे वायर, ठीक है। और इसका, इस वायर का ये एंड इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा 1 और ये एंड बना रहा है थीटा 2, ठीक है। तो इस तीन पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। डी क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। अब बताओ कौन सा केस था?
थर्ड और फोर्थ केस में थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है ये वाला था। मैम, जिसमें हमारे पास थीटा 1 की वैल्यू नहीं है और थीटा 2 की वैल्यू 0 थी। थीटा 2 नहीं, 90 होगी, 90। एक में तो दोनों 90 हैं। हम्म। तो वो तो मैम फर्स्ट जो हमारा इनफाइनाइट वाला केस था, जो हमारा फाइनाइट वाला केस था मैम, उसमें एक में थीटा 2 की वैल्यू 0 थी। वो वाले हाँ केस की जी, बात कर रही हूँ मैम। मैंने वही बनाया था वैसे, ये बनाया था। देखो, अब आपका पॉइंट यहाँ पहले ना इनफाइनाइट वाले बता देते। ये फाइनाइट वायर है, ये फाइनाइट वायर है। अगर इनफाइनाइट वायर हो, अगर इनफाइनाइट वायर हो, इनफाइनाइट वायर है, तो ये इनफाइनाइट है ऊपर की तरफ, ये एंगल ऐसे बढ़ता जाएगा। तो अगर इनफाइनाइट वायर है तो ये जो इनफाइनाइट वायर का एंड है वो पी पॉइंट के साथ कब मैच करेगा? हमें पता है कि दो पैरेलल लाइंस ही इनफिनिटी पे मैच करती हैं। तो अगर ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ये पैरेलल बन जाएगा। अगर पैरेलल हुआ तो यहाँ पे ये एंगल कितना हो गया? 90। ऐसे ही नीचे की तरफ है, ये बढ़ता जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। 90। तो इनफाइनाइट के लिए, इनफाइनाइट वायर के लिए थीटा 1 भी 90 होगा, थीटा 2 भी 90 डिग्री होगा। तो डी की वैल्यू हो जाएगी साइन 91, साइन 91 तो ये 2 हो जाएगी, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। ठीक है। अगर आपके पास ये वाला केस हो, ये वाला केस मतलब कि ऐसे है, मार्कर में खत्म हो गई है। यहाँ पे है, ये इनफाइनाइट है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है डी। अब आप देखो क्या होगा, ये एंड, ये वाला एंड इसके साथ कितना एंगल बनाएगा? क्योंकि इनफाइनाइट है, ऊपर से इनफाइनाइट है तो पैरेलल लाइन से मीट करेंगे, तो ये एंगल बनाएगा जैसे ये है, ये इनफाइनाइट है, एंड इनफाइनाइट है तो एंगल कितना होगा? 90। तो हमारा यहाँ पे थीटा 1 हो जाएगा 90, ये जो थीटा 1 है वो क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा 90। अब देखो थीटा 2 क्या है जो दूसरा एंड बना रहा है? दूसरा एंड यही तो है, दूसरा एंड ये पड़ा है, और उसके भी सामने क्या पड़ा है? पॉइंट पड़ा है। तो ये दोनों सेम ही लाइन में पड़े हैं, सेम ही लाइन में पड़े हैं, मतलब एंगल कितना होगा? 0। तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी है? 0। इस चीज को समझ पा रहे हो सभी? यस मैम, ये दोनों केस मैम क्लियर है। जो डिफरेंट केस है ना इससे अलग वाला, जो जिसमें थीटा 2 0 है, वो वाला नहीं मैम क्लियर हो रहा मेरे को। थीटा 2, हाँ जी मैम, जिसमें रिजल्ट आ रहा था म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन थीटा 1, वो वाला केस मैम। ओके, फाइनाइट वायर, ये तो इनफाइनाइट वायर है, हाँ जी फाइनाइट मैम, से फाइनाइट वायर के लिए। ਮੈਡਮ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਬਾਬਲ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ। इनफाइनाइट वायर अगे की बोले सी? ਅਬਾਬਲ ਲੈਂਥ ਮੈਡਮ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਐਂਗਲ 0 ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ओरिजिन ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ हाँ। ਪੁਆਇੰਟ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇ ਨੀਚੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਆ, तब कुछ वैल्यू आएगी थीटा दी। तो डिफाइन करना पਊਗਾ ਵੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਅਬਾਬਾ ਜਾਂ ਬਿਲੋ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਣਗੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਂਗਲ 90 ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਗਿਆ, डिस्टेंस की है डी, इससे करंट फ्लो कर रहा है आई। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਥੀਟਾ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਥੀਟਾ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਗੀ? 0। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। ठीक है, साइन थीटा 1 ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, थीटा 1 ਦਾ थीटा 1 ही है ना, पर नहीं पता वैल्यू कितनी होगी थीटा 1 की, प्लस साइन थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। साइन 0 0, तो सिर्फ एन की चीज रहेगी।
ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੀ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਮੈਮ θ1 ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕੇਸ ਦੱਸਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਮੈਮ ਡਾਊਟ ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ θ1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ θ2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਮੈਮ ਕਿ 0 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ θ1 ਚ ਥੋੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। मैम ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आप रिपीट करवाओगे? हाँ जी, होगा रिपीट ये। इस टॉपिक के बाद मैम कौन सा शुरू होगा, या ये जो भी करंट टॉपिक चल रहा है? इसके बाद एक मिनट, इसके बाद ना कल हमने एक पहले मेथड ऑफ इमेजेस वाला टॉपिक करना है, अभी करवा दूं? नहीं मैम, कल ही करवा देना। मेथड ऑफ इमेजेस, उसके बाद पॉइंटिंग वेक्टर की थ्योरम आपकी डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए, फिर इसके आएगा पॉइंटिंग वेक्टर, फिर आएगा वेव्स वाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला आएगा चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला चैप्टर आ जाएगा। मैम असाइनमेंट जो दी थी आपने मैम, कब सॉल्व करेंगे हम? सॉल्व हुई? मैम मुझे तो क्वेश्चन ही अजीब अजीब से लग रहा है, पता ही नहीं लग रहा मैम कहाँ से डाले हैं क्वेश्चन। वैसे वो सबसे इजी क्वेश्चन है। मैम कहाँ एक्चुअली है? ईडी से डाले हैं ना सारे आपने। ईडी से? मैम आपने उसी की तो बोली थी। हाँ, वो मिक्स कर दी है, वो मिक्स कर दी है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो अभी आने वाले हैं। मैम तभी तो मैम पता ही नहीं लग रहा मैम कि करवाया है, मतलब है नहीं उसमें, और मैं मतलब क्वेश्चन देख रही थी मैम, पता ही नहीं लग रहे थे उसमें क्वेश्चन मैम। कोई बात नहीं, ये ऐसा करना है, ये असाइनमेंट करना जब ईडी कंप्लीट हो जाएगी फिर समझ में आएगा। मैम फिर हमने टेस्ट इतनी लेना देर था में इसका और मैम। बनाती हूँ, इतनी देर में कोई और असाइनमेंट बनाती हूँ, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक की, सिर्फ हाँ जी मैम, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बनाती हूँ। ठीक है मैम। हाँ जी, ਮੈਡਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ? हाँ बोल सकते हो। ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ એનર્ਜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਜੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। मैम बस कर दिए लीव। हाँ जी, अगर नहीं है डाउट कर दो लीव। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। ਮੈਡਮ ਈਵਨਿੰਗ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਈਵਨਿੰਗ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ? समझ नहीं, इस तो बाद इवनिंग क्लास का कुछ नहीं ਈਵਨਿੰग मैम। ਕਲਾਸ नहीं, मैं वैसे देख रही हूँ, मैं ना एक लेक्चर लेने सागरिका मैम तो चलो ना मैथ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਇਵਨਿੰਗ ਚ ਕਲਾਸ ਲੱਗ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਅਗਰ ਇਵਨਿੰਗ ਚ ਮਿਲ ਜੇ 7:30 to 9 o'clock ਤੱਕ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੀ, ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ।